सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS कक्षा 12 में जो इतिहास विषय है उसका चैप्टर नंबर जो पहला है भारत के इतिहास को समझना, इस विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है, 4 वेदों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। प्रश्न 2 है, संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो इसका उत्तर है अष्टाध्यायी। तो संस्कृत व्याकरण का सर्वप्रथम जो ग्रंथ लिखा गया वो है अष्टाध्यायी। प्रश्न 3 है, जातक से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर है जातक गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संग्रह है। प्रश्न 4 है, दक्षिणी भारत के संगम साहित्य की भाषा क्या है। तो दक्षिणी भारत के संगम साहित्य की भाषा क्या है, तमिल है। प्रश्न 5 है, उपनिषद से आप क्या समझते हैं। उत्तर है उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इनमें आत्मा और परमात्मा के दर्शन की चर्चा की गई है। प्रश्न 6 है, उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन पुरालेख विद्या कहलाता है। तो ये पुरालेख विद्या कहलाती है। तो इससे संबंधित जो पाठ है चैप्टर नंबर 1 है वो मैंने विस्तार से पढ़ा रखा है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो, क्योंकि पाठ को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर को देखते हो तो आपको अच्छे से याद हो जाते हैं। प्रश्न 7 है, प्रशस्ति किसे कहते हैं। तो उत्तर है कवियों द्वारा राजाओं तथा अन्य आश्रयदाताओं की प्रशंसा में रचे गए अभिलेख। तो जो कवि है राजा, वो कवि जो है राजाओं के तथा अन्य आश्रयदाताओं के दरबार में रहते थे और उनकी प्रशंसा में वो कुछ अभिलेख लिखते थे, उससे ही प्रशस्ति कहते हैं। प्रश्न 8 है, पुरालिपि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। तो उत्तर है वह शास्त्र जिसमें प्राचीन काल की लिपियां पढ़ने की कला या विद्या का विवेचन होता है उसे पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। यहाँ पर कला लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो प्राचीन शास्त्र है जिसमें वह शास्त्र जिसमें प्राचीन काल की लिपियां पढ़ने की कला कि प्राचीन काल की लिपियां है उसको कैसे पढ़ा जाए उसका विवेचन किया जाता है, उसे पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। प्रश्न 9 है, अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो इसका उत्तर है अशोक के अधिकतर शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्रश्न 10 है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र क्या कहते हैं, इसको मुद्रा शास्त्र कहते हैं। प्रश्न 11 है, आहत या पंचमार्क सिक्कों में किन धातुओं का प्रयोग होता था। तो जो पंचमार्क सिक्के थे उनके अंदर चांदी और तांबे का प्रयोग होता था। प्रश्न 12 है, भारत में पहल किस राजवंश ने सोने की सिक्कों को जारी किया था। तो इसका उत्तर है कुषाण। तो कुषाण राजवंश है उसने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपकी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इन प्रश्नों को पढ़कर कैसा लग रहा है, कैसा आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए। प्रश्न 14 है, पुराशास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो देखो पुरातत्व शास्त्र है उसकी परिभाषा क्या है। तो उत्तर है अतीत को समझने के लिए उत्खनन यानी खुदाई का विज्ञान पुरातत्व शास्त्र कहलाता है। तो जो भी अतीत है हमारा जो बीता हुआ समय है उसको जानने के लिए जो खुदाई की जाती है ना, तो ये खुदाई विज्ञान क्या कहलाता है, पुरातत्व शास्त्र विज्ञान कहलाता है। प्रश्न 15, C14 काल निर्धारण की उपयोगिता समझाइए। तो देखो C14 काल निर्धारण क्या है कि C14 जो काल निर्धारण है वो जो खुदाई के अंतर्गत जो भी वस्तुएं मिलती है ना, हड्डियां मिलती है या कोई है ना धातु की वस्तुएं मिलती है, तो C14 के जरिए उसकी समय अवधि का पता लगाया जाता है कि ये जो वस्तु है वो कितने सालों तक पुरानी है। उसमें कुछ विकिरण निकलते हैं, कार्बनिक विकिरण हर पदार्थ में होते हैं, जैसे हमारी हड्डियों में भी कार्बनिक विकिरण है। तो कार्बनिक विकिरण जैसे जैसे उनकी क्षति होती जाती है ना, तो पता चलता है कि कितने साल इसको हो गए, कितनी क्षति उसमें कार्बन विकिरण की हो चुकी है। उसके जरिए तो यही C14 पद्धति है जिसके जरिए उस वस्तु का समय का निर्धारण किया जाता है कि कितने सालों तक पुरानी है, ये कितने साल पुरानी है। तो C14 काल निर्धारण की उपयोगिता समझाइए। तो यह पुरातात्विक खुदाई में निकली हड्डियों लकड़ी के काल या समय का पता लगाने में सहायक होता है। प्रश्न 16 है, इंडिका किसने लिखी। तो इसका उत्तर है मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी। प्रश्न 17, भारत आने वाले चीनी यात्रियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर है फाहियान और हेंगस्वान। तो फाहियान गुप्त काल में आया था और हेंगस्वान जो है जो हर्षवर्धन के समय में आए थे। तो ये भारत आने वाले चीनी यात्री हैं। प्रश्न 18, नालंदा विश्वविद्यालय के उत्कर्ष का उल्लेख किस
चीनी यात्री ने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के जो उत्कर्ष का उल्लेख है वो चीनी यात्री हेवेंग सांग ने किया था। अब प्रश्न 19 है, स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में उभरी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद इतिहास लेखन में एक नई प्रवृत्ति छाने लगी। तो स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लिखा गया उसमें एक नई प्रवृत्ति छाने लगी। अब राजनीतिक इतिहास से हटकर समाज और अर्थव्यवस्था के इतिहास पर अधिक बल दिया जाने लगा। तो पहले तो राजनीतिक इतिहास लिखा जाता था, या राजा के बारे में लिखा जाता था, उनकी राजनीतिक गतिविधियां, उनके युद्धों के वर्णन के बारे में लिखा जाता था। लेकिन अब उससे हटकर समाज और अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज में लोग कैसे रहते थे, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति कैसी थी ना, वो भी इतिहास का विषय बनने लगा। इस प्रकार की पहली रचनाओं में से एक थी A.L. बासम लिखित द वंडर दैट वाज इंडिया। D.D. कोसाम्बी के ग्रंथ एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट हुआ। उनका लेखन प्राचीन भारतीय इतिहास के सामाजिक आर्थिक पक्ष को लेकर चला है। उनके पश्चात बहुत सारे इतिहासकारों ने इस प्रवृत्ति का अनुसरण किया और अपने लेखन को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास पर केंद्रित किया। उनका प्रमुख बल उत्पादन के साधनों और विभिन्न समूहों के व्यक्तियों के बीच के सामाजिक तथा आर्थिक संबंधों पर रहा। प्रश्न 20 है, प्राचीन भारत के धार्मिकेतर इतिहास साहित्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी प्राचीन भारत में जो भी धार्मिकतर धर्म से इतर जो भी साहित्य लिखे गए, ठीक है, उनमें उस समय की संस्कृति है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो जो भी प्राचीन भारत के धर्म से इतर जो साहित्य लिखे गए हैं उन पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो उत्तर है, प्राचीन भारत के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ है मनुस्मृति। तो आपको याद रखना है कि प्राचीन भारत के धार्मिकेतर साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मनुस्मृति। देखो, आप जो प्रश्न पढ़ रहे हो तो इन प्रश्नों के अंदर से भी कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो इसके जरिए भी आपके जो MCQ है, जो लघुतात्मक प्रश्न, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, उसकी भी तैयारी उसमें होती है। अगर आपने बड़े क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर रखा है तो छोटे क्वेश्चन की आंसर की तैयारी भी आपकी हो जाती है। तो प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? मनुस्मृति। ये वह पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न ये भी बनता है कि वह कौन सा पहला ग्रंथ था जिसका अनुवाद करके अंग्रेजों ने उसे भारतीय विधि संहिता का आधार बनाया। भारतीय विधि संहिता यानी भारतीय कानून व्यवस्था का आधार बनाया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्य काल की भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के अध्ययन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। अब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो कौटिल्य थे, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि मौर्य काल की अर्थव्यवस्था, राजनीति के अध्ययन के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करवाती है। व्याकरण पर सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ पाणिनि रचित अष्टाध्यायी है। देखो, व्याकरण पर सबसे पहला ग्रंथ किसने लिखा? पाणिनि ने लिखा, और वो कौन सा ग्रंथ है? अष्टाध्यायी, जिसका रचना काल विद्वानों ने 700 ईसा पूर्व के लगभग माना है। तो ये 700 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के 700 वर्ष पहले, तो 700 ईसा पूर्व के लगभग माना है। कालिदास गुप्त काल में हुए और उन्होंने कविताओं और नाटकों की रचना की। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार और मेघदूतम। तो देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार और मेघदूतम में कालिदास द्वारा लिखित रचनाएं हैं। कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमारे पास राजतरंगी नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब देखो, कश्मीर का इतिहास जानने के लिए कौन सा ग्रंथ है? राजतरंगिणी। और इसको किसने लिखा? इसको कलहण ने लिखा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कश्मीर का इतिहास जानने के लिए हमारे पास राजतरंगिणी नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना कलहण ने की थी। हर्ष चरित्र जिसकी रचना बाण भट्ट ने हर्षवर्धन की प्रशंसा में की। और हर्ष चरित्र किसने लिखा? बाण भट्ट ने लिखा। और ये कौन थे बाण भट्ट? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो उन्होंने हर्षवर्धन की, जो राजा हर्षवर्धन है, उनकी प्रशंसा के अंदर हर्ष चरित्र लिखा। दक्षिणी भारत का सबसे प्रारंभिक साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। इस साहित्य के अंतर्गत शिल्पादिकारम और मणिमेखली जैसे महाकाव्य भी आते हैं। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी भारत का प्रारंभिक साहित्य क्या कहलाता है? संगम साहित्य कहलाता है। और इस साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से महाकाव्य आते हैं? एक तो ये शिल्पादिकारम है और मणिमेखली, इन दो ग्रंथों के नाम आपको याद रखना है। तो देखो, यहाँ से बहुत सारे जो है आपके छोटे छोटे क्वेश्चनों की भी तैयारी हो रही है। प्रश्न 21 है, इतिहास की पुनर्रचना के स्रोत के रूप में सिक्कों के विषय में 5 वाक्य लिखिए।
तो उत्तर है कि इतिहास के पुनर्रचना, इतिहास को पुनः जानने के लिए, उसकी रचना के लिए सिक्कों का क्या महत्व रहता है। तो सिक्के विनिमय के माध्यम के रूप में काम लिए जाते थे। विनिमय यानी कि लेन देन, जैसे आज हम लेन देन के रूप में मुद्राओं का, नोटों का प्रयोग करते हैं, रुपयों का प्रयोग करते हैं। उस समय जो सिक्के हैं वो भी लेन देन के माध्यम के रूप में काम में लिए जाते थे। इसीलिए उनसे आर्थिक इतिहास के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। कुछ सिक्के शासकों की अनुमति से व्यापारियों और दस्तकारों के संघों द्वारा भी जारी किए जाते थे। देखो कुछ कुछ व्यापारी संघ थे, है ना, कुछ दस्तकारी संघ, दस्तकारी यानी कि हाथ से जो कारीगर थे, हाथ से जो काम करने वाले थे, है ना, मूर्तिकार वगैरह, है ना, तो कुछ दस्तकारी, कुछ व्यापारी थे, उनकी अनुमति से, ये भी शासकों की अनुमति से ये व्यापारी और दस्तकारी संघ भी कुछ सिक्के जारी करते थे। इससे दस्तकारी और वाणिज्य के प्रभाव का पता चलता है। सिक्कों पर राजाओं और देवताओं की आकृतियां भी दिखाई देती है और धार्मिक प्रतीक भी होते हैं, और राजाओं की आकृति और देवताओं की आकृति भी सिक्कों पे छपी रहती है। ठीक है, इन सबसे उस समय की कला और धर्म पर प्रकाश पड़ता है। तो उस समय की कला और धर्म के बारे में जानकारी मिलती है सिक्कों से। मान लो सिक्के के ऊपर, है ना, बैल की आकृति छपी हुई है, ये सिक्के के ऊपर पीपल के वृक्ष की आकृति छपी हुई है, तो इसमें पता चलता है कि उस जमाने के लोग जो है वृक्षों में पीपल को बहुत पवित्र मानते थे, या फिर जो बैल है उसको भी वो बहुत पवित्र पशु मानते थे। या फिर पशुपति शिव की आकृति छपी हुई है सिक्कों पर, तो ये पता चलता है कि उस समय पशुपति शिव को ही वो पूजा करते थे। तो इस तरह से सिक्कों से भी हमें उस समय की कला और संस्कृति के बारे में, धार्मिक मान्यताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। प्रश्न 22 है, अतीत को समझने में पुरातत्व हमारी किस प्रकार सहायता करता है। तो अतीत को समझने में पुरातत्व जो है वो हमारी कैसे सहायता करता है। तो उत्तर है, अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व की सहायता से होता है। अतीत के जो भी भौतिक अवशेष है, ठीक है, पुराने जमाने जो भी अवशेष है, जैसे कि औजार है, हड्डियाँ है, कुछ भी खुदाई में जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई है, उसका अध्ययन पुरातत्व की सहायता से होता है, जो हमें पुराने टीलों की तरह ही की एक ही बात पर व्यवस्थित रूप से खुदाई करना और इसके द्वारा मिले अवशेषों के आधार पर बीते युग के मनुष्यों के भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाते हैं। जो हमें पुराने टीलों की तह, यानी पुराने टीलों की जो तह थी, उसकी एक व्यवस्था के रूप में जो खुदाई करते हैं, तो उसके द्वारा मिले अवशेषों के आधार पर बीते युग के मनुष्य के भौतिक जीवन के बारे में अनुमान लगाना सिखाता है। इतिहास पूर्व काल अथवा लेखन का आविष्कार होने से पहले के युग के अध्ययन के लिए पुरातत्व बहुत महत्व है। यानी इतिहास से पूर्व काल, यानी इतिहास को लिखने से पहले, लिखने का आविष्कार होने से पहले उस समय का इतिहास कैसा था, उस समय के लोग कैसे रहते थे, वहाँ की संस्कृति वगैरह कैसे थी, उसके लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ये पुरातत्व हमारी बहुत मदद करता है। इतिहास मूलतः लिखित सामग्री पर आधारित होता है। हालांकि भारत में 2500 ईसा पूर्व में भी सिंधु घाटी संस्कृति के काल में लेखन का प्रारंभ हो चुका था, पर उसे लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन उस लिपि को अब तक भी पढ़ा नहीं जा सका है। इस प्रकार हालांकि हड़प्पा वासी लिखना जानते थे, पर इतिहासकार उस लेखन को पढ़ नहीं पाए। उनकी संस्कृति को प्रारंभिक इतिहास के दौर में रखा गया। खुदाई के द्वारा भारत में 7 लाख वर्ष पहले रहने वाले मानवों के द्वारा प्रयुक्त औजार तक मिले हैं। हड़प्पा के स्थान की खुदाई से वहां की बस्तियों की योजना तथा लोगों की निवास स्थान के स्वरूप का पता चलता है। साथ ही यह भी पता चलता है कि मिट्टी के किस प्रकार के बर्तनों, कैसे औजारों, उपकरणों और किस प्रकार के खाद्यान्नों का इस्तेमाल करते थे, कि उस समय के लोग मिट्टी के कैसे कैसे औजारों का इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, कैसे उपकरण, है ना, किस प्रकार के खाद्यान्न का इस्तेमाल करते थे, खाद्यान्न यानी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते थे। खुदाई में मिले अवशेषों की प्राचीनता या उम्र का निर्धारण कई पद्धतियों से होता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है रेडियो कार्बन या कार्बन 14, जिसको C14 पद्धति भी कहते हैं, ये इसका निर्धारण करती है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।